हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मास शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं भारतीय संविधान का, इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें मैं आपको जितने भी आर्टिकल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सब के बारे में विशेष तौर से अध्ययन कराऊंगा। इसके साथ साथ इसमें मैं MCQ भी कराऊंगा। आप थ्योरी पढ़ेंगे आर्टिकलों की और साथ साथ में महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, SSC का एग्जाम दे रहे हो, एनीबॉडी कोई भी एग्जाम देते हैं, तो मैं जानता हूं आर्टिकल जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आशा करता हूं कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इसके लिए सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। सेशन पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि ऐसे ही नोट सेशन आपको मतलब जैसे ही मैं बनाऊं वैसे आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मिल करके इसका अध्ययन करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट दिया हुआ है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 है मित्र, जो आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया दो नाम, अपने देश का नाम दो नामों से संबोधित किया गया है। आर्टिकल 1 में इंडिया अथवा भारत, और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया, जो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 आपके संघ शासित प्रदेश हैं, इनका वर्णन इसमें किया गया है। तो आर्टिकल जो 1 है, अनुच्छेद 1 है, वो मोस्टली संघ का नाम मतलब भारत तथा इंडिया और राज्य क्षेत्रों, राज्य या संघ शासित प्रदेश हैं उनके नाम से वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 3 हमारा बताता है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। यदि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपके 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। इनका अगर नाम में, इन दोनों के यदि नाम में परिवर्तन करना है या इनके क्षेत्र में वृद्धि करनी है किसी में, या किसी क्षेत्र के राज्य में या संघ शासित प्रदेश में उसके एरिया में कमी करनी है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल जो 3 है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 आपको अच्छी तरह मालूम है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, वो मूल अधिकारों का वर्णन है। किसका मित्र? मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, और जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया? आर्टिकल 13 में जो मूल अधिकारों के तहत आता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। इसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, केवल आर्टिकल 21 को छोड़ करके उन जो भी आर्टिकल हैं, जो भी आपके मूल अधिकार हैं, उनमें या तो वृद्धि की जा सकती है या उनका अल्पीकरण किया सकता है, उनमें कमी की जा सकती है। इसका वर्णन किसमें? आर्टिकल 13 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। सभी लोग विधि के समान कैसे हैं? समान है। चाहे आप किसी भी हाईफाई फैमिली में जन्म लिया हो या आपने निम्न बिल्कुल पुअर फैमिली से हो, आप सभी लोग संविधान की दृष्टि से कैसे हैं? सभी लोग समान, विधि के समक्ष लोग समान हैं। यदि आपने किसी प्रकार का अपराध कर दिया है, वही अपराध राष्ट्रपति ने किया है, तो सभी को समान रूप से सजा दी जाएगी। तो देखिएगा, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, तो बता ले जाएंगे किसमें है ये? आर्टिकल 14 में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए मित्र, आगे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। अर्थात राज्य है, अर्थात राज्य या भारत संघ किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर आप ये नहीं कह सकते हो ये फलाने धर्म का है, ये दिखाने धर्म का है, इसके साथ भेदभाव किया जाना सही चाहिए। ऐसा नहीं किया सकता, चाहे वो धर्म का हो या मूलवंश, किसी मूलवंश का हो, जैसे जाति का हो, किसी लिंग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या जन्म स्थान, चाहे वो बिहार का रहने वाला हो, तमिलनाडु का रहने वाला हो, जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, किसी भी स्थान का रहने वाला हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर आप भेदभाव किया जाता है तो व्यक्ति वो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो जो आर्टिकल 15 है वो कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जितनी भी भारत में सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सभी को विशेष रूप से
क्या किया जाएगा, समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। क्या प्रदान किए जाएंगे, अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यही आर्टिकल आरक्षण से संबंधित है। किससे, आरक्षण से संबंधित रिजर्वेशन से संबंधित है। लेकिन राज्य अपने अनुसार कुछ जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए यह प्रावधान कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल 17 है मित्र, ये अस्पष्टता का मतलब छुआछूत का अंत, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल अस्पष्टता का अंत किस आर्टिकल के तहत, तो बता सकते हैं 17, आर्टिकल 17 के तहत इसका वर्णन किया गया है। फिर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आप कहीं अपना भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। इसमें किस बात, इसमें इन सब चीजों का वर्णन किया गया है, वो आर्टिकल 19 में किया गया है। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आर्टिकल 19(1) का ए है, उसमें यह कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) का ख है, उसमें यह कहा है शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(ग) है, उसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(घ) है, उसमें भारत के किसी भी स्थान पर आप आवागमन कर सकते हो, व्यापार वाणिज्य कर सकते हो। इस तरीके से आर्टिकल 19 है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 में किस बात का वर्णन है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितनी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका वर्णन का जो अधिकार है, इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है, जो आपका मूल अधिकार है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं किया सकता, इसका अल्पीकरण नहीं किया सकता है। जो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों को लेकर के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जितने मूल अधिकार हैं, उनका अल्पीकरण किया सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 है उसका अल्पीकरण नहीं किया सकता है। प्राण एवं आप किसी के प्राण नहीं ले सकते हो, किसी की हत्या नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो दंडनीय अपराध माना जाएगा वो। तो आर्टिकल 21 है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी आर्टिकल 21(1) के तहत, इसी आर्टिकल 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका मित्र, शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया। पहले ये नहीं था, लेकिन इसके लिए भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। इसके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21(a) में रखा गया, और इसमें यह कहा गया 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 21 के ए में है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है, लेकिन आर्टिकल 21 का जो ए है उसमें शिक्षा का अधिकार है, अर्थात 6 से लेकर के 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 2002 में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की और धर्म का अभाव के रूप मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब यह है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपका अधिकार है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसका अंतःकरण कर सकते हो, उसकी पूजा पाठ कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। इसका वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 25 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 25 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है, देखिए मैंने आप अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के तहत इस बात को किया गया है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तक करने के लिए रिट सहित उपचार। यह आर्टिकल मित्र इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका मित्र, संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किया गया है। इस आर्टिकल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जो संविधान के पिता जनक कहे जाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को
जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। क्या कहा है? आत्मा तथा हृदय कहा है। किसने कहा है? जो संविधान के पिता हैं, क्या नाम उनका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय आर्टिकल 32 को कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इनका मानना यह है कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा सकता है, कोई होता है, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की अध्यादेश जारी करता है, रिट जारी करता है। अध्यादेश तो नहीं कह सकते, रिट जारी करता है। क्या करता है? रिट जारी करता है। तो आर्टिकल 32 मित्र बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अच्छा, आर्टिकल जो 40 है, इसमें ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश दिए गए। अगर पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, तो बता सकते हैं अनुच्छेद 40 के तहत। जो अगर आप गांव के रहने वाले हो, तो ग्राम पंचायत, जो गांवों में चुनाव होते हैं, क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, उनके लिए जो प्रावधान किया गया ग्राम पंचायतों को, आर्टिकल 40 में है। अच्छा, आपने 73वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ा होगा। इसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले इसमें जो ग्राम पंचायत राज व्यवस्था है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही जो ग्राम पंचायत थी, जिसमें आप गांव के रहने वाले हो तो प्रधान देखा होगा, हर 5 वर्ष बाद प्रधान का चुनाव होता है। तो जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। और ग्राम पंचायतों को 29 विषय, कितने? 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, जैसे सड़क बनवाना, खरंजे बनवाना, साफ सफाइयत, हाट, छोटे छोटे कार्य होते हैं, वो ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के अधीन आते हैं। ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत संबंधित है। इसमें 29 विषय दिए गए थे। और इसके तहत ही संविधान की जो 11वीं अनुसूची थी, कौन सी मित्र? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके तहत ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन था मित्र, जो 74वां संविधान संशोधन था, जो 1992 में हुआ था मित्र, ये मोस्टली शहरी निकाय से संबंधित है, शहरी पंचायतों से संबंधित है। किससे मित्र? शहरी निकाय से। इसमें नगर निगम, इनके सब चुनाव होते हैं, इसी के तहत होते हैं। जो 74वां संविधान संशोधन था मित्र, इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तभी तो अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 हैं। 22 भाग हैं और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो 74वां संविधान संशोधन मित्र शहरी निकाय संबंधित है। अच्छा, ग्राम पंचायतों में गांव को 29 विषय दिए गए थे और जो शहरी निकाय उनको 18 विषय प्रदान किए गए थे। कितने मित्र? 18 विषय प्रदान किए गए थे। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अनुच्छेद 44 देखिए, आप जब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आर्टिकल जो 44 है, आर्टिकल जो 44 है वो क्या कहता है? 44, नागरिकों के लिए एक समान सहायता, नागरिकों के लिए एक समान सहायता के लिए निर्देश। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। ये भी एक समान सहायता, ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। आर्टिकल 44 को बिल्कुल याद रखिए। मक्खी बैठ गई। देखिएगा, आर्टिकल 44 बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। एक समान सहायता, ये बहुत पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखें आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में वर्णित किया गया 6 वर्षों से कम आय वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश दिए गए। ये जो 6 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क, कैसी मित्र? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वो आर्टिकल 45 में दिया गया है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है आर्टिकल 50 में,
50 में दिया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया। जो आपकी न्यायपालिका है वह कार्यपालिका से कैसे पृथक है, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यक्ति के लिए निर्देश, मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री किसी देश में दूसरे देश में जाते हैं, वहां पर किसी प्रकार की वार्तालाप के माध्यम से संधि व्यवस्था करते हैं, संधि करते हैं, तो संधि का वर्णन आपके आर्टिकल किसमें है? 51 में है। किस मित्र? 51 में इसका वर्णन किया गया है। यदि जैसे आप हैं, आप किसी पड़ोसी के साथ किसी प्रकार का समझौता करते हैं, इसी तरीके से हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भी किसी दूसरे देशों के साथ मतलब क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं और एक संधि करते हैं, ट्रेडी करते हैं, तो वो इस बात का वर्णन हमारे किसमें दिया गया है? आर्टिकल 51 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल ये भी पूछा जाता है अनुच्छेद 51 का ए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है आर्टिकल 51 ए में। अब देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, मूल संविधान में ये नहीं थे, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इनकी संख्या पहले जब जोड़े गए तब 11 थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या 12 है मित्र। कितनी है? 12 है। कौन कौन से आप जरूर बताएंगे। और ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ये रूस के संविधान से लिए मित्र। किसके? रूस के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए मित्र? रूस के संविधान से लिए हैं। और इसके लिए एक समिति थी, जिस समिति की सिफारिश में जोड़े गए थे, उस समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। क्या मित्र? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होगी। तीनों फैक्ट पूछे जाते हैं, आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61 है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को उसके अपने पद से कैसे हटाना है, इस सारी व्यवस्था का वर्णन आर्टिकल किसमें किया गया? 61 में किया गया। मतलब राष्ट्रपति पर सबसे बड़ा मुकदमा लगवाना है और उसे अपने पद से हटाना है, तो आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया। किस मित्र? अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया। ये बातें मुझे लगता है शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अनुरोध मेरा आपसे ये, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लिए करके। अगर आप ये सब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मेरी सेशन का सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो देखिएगा, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है वो आपकी समझ में आ चुकी है, 61 के तहत दी गई। ये परीक्षा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है मित्र कि अनुच्छेद 72, आर्टिकल जो 72 है वो भी महत्वपूर्ण है। दंडादेशों के क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ये शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राज्यपाल को एक शक्ति प्राप्त नहीं है। देखो, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? क्षमादान के संबंध में अगर कोई व्यक्ति कोई कानून रूप से अपराध कर लेता है बहुत ही घृणित तरीके से, तो राष्ट्रपति को गुहार लगाता है कि मुझे माफ कर दिया जाए। जैसे तुमने देखा होगा कि जो ताज होटल था उस पर आक्रमण किया था, उसका जो मुख्य आरोपी था, आतंकवादी था, अफजल था, उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसने अपने देश के जो राष्ट्रपति थे उस पर क्या किया था? गुहार लगाई को जो माफ कर दिया जाए, लेकिन उसे माफ नहीं किया गया था। ये राष्ट्रपति विवेक पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति को मृत्युदंड, कौन सा मित्र? मृत्युदंड को क्षमा करने या इसके दंड को कम करने का भी को यह अधिकार दिया हुआ है। तो दंडादेशों को क्षमा, निलंबन, परिहार, लघुकरण, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है मृत्युदंड को माफ कराना। यह राज्यपाल, गवर्नर को नहीं है। इसका वर्णन जो किया गया है, राष्ट्रपति इन सब चीजों को, दंडादेशों को, निलंबन को, परिहार को, लघुकरण को, जो भी होता है उसे कम करने की शक्ति किस आर्टिकल में? 72 में दी गई है। किस मित्र? 72 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद 74 यह बात निर्णय करता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसमें यह बात की गई है कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी सहायता के लिए, राष्ट्रपति अपने देश का जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति के समान है और उसकी सहायता के परिवार के जितने मेंबर होते हैं वो एक मंत्री परिषद के समान है। और क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को, हमारे देश के राष्ट्रपति को
वो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति की सहायता के लिए या सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए मंत्रिपरिषद का वर्णन भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल में स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन इस तरीके से वर्णन है कि राष्ट्रपति सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आर्टिकल 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह लेने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? 75 बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे जो आर्टिकल हैं बहुत महत्वपूर्ण है मित्र। अनुच्छेद 75 पूछा कहता है राष्ट्रपति, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब मेरा यह है मित्र कि राष्ट्रपति जी हैं अपने देश के, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों के नाम दे देंगे कि साहब ये इसका नाम, ये इसे कैबिनेट मंत्रालय, ये इसे विदेश मंत्रालय दिया जाए, इसे गृह मंत्रालय दिया जाए, इसे वित्त मंत्रालय दिया जाए, इसे परिवहन मंत्रालय दिया जाए, ये लिस्ट है मेरी तरफ से, इस पर साइन कर दीजिए। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उन अन्य जो मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्ति करेंगे। इस बात का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 75 में किया गया है, आर्टिकल 75 में वर्णित है। उसके बाद आगे देखिएगा, हां सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धन विधेयक को परिभाषित किया गया। देखिए सबसे पहली बात यह है मित्र कि जो आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 है, इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको कौन निर्णय करता है पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है तो इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है मित्र। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा, पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे? जी मावलंकर थे। तो धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह हजारों बार ये क्वेश्चन परीक्षा पूछा गया है, लेकिन जो धन विधेयक की परिभाषा है वो आर्टिकल 110 के तहत है मित्र। किसके? 110 के तहत है। अच्छा, अपने संविधान में जो अनुच्छेद 112 है मित्र, कौन सा? 112 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है मित्र। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट। क्या होता है? बजट। यद्यपि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हां, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का वर्णन नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वर्णित है। किसके तहत? 112 के तहत। जिस तरीके से आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 112 के तहत जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट। क्या होता है? बजट। अच्छा, बजट जो शब्द है, बजट जो शब्द की बात कर रहा हूं, जो वर्ड है, यह फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया मित्र? फ्रांस से लिया गया है। यह बातें भी समझ में आ चुकी होंगी। और इसके बाद जैसे एक और विधेयक होता है जो अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 मित्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें वित्त विधेयक परिभाषित किया गया। किसको मित्र? वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसे मेरी तरफ से लिख लें आप। जो आर्टिकल 118 है, इसमें वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। पूछा जाता है, धन विधेयक भी हो गया और बजट भी हो गया और वित्त विधेयक भी होगा। तीनों पॉइंट आपको क्लियर करा दिए मैंने। धन विधेयक, वित्त विधेयक 118, धन विधेयक 110, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट 112। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह आर्टिकल 123 है। 1 2 3 इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन में न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा प्रेजेंट में है और ऐसे समय में किसी प्रकार की कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से उस कानून मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। और वह अध्यादेश
जो राष्ट्रपति का होगा वो उसी के समान होगा जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर होकर के जाता है। जैसे मान के चलिए किसी कंडीशन में संसद के शस्त्र में न होने पर, संसद का कोई शस्त्र नहीं चल रहा है और देश में किसी नए कानून की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि अपनी तरफ से एक अध्यादेश जारी करेंगे और वह अध्यादेश क्या होगा, एक कानून बन जाएगा। क्या होगा, और उसकी कंडीशन वही होगी जो लोकसभा, राज्यसभा द्वारा जो विधेयक पास होकर के जाते हैं तब कानून बनते हैं, वो भी इसी के अधिकार के बराबर होगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है, राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति। अच्छा, राज्यपाल भी कर सकता है, वो आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद मित्र दिया हुआ है ये इंपोर्टेंट है मित्र, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में मित्र दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सेशन को आप कंप्लीट देखेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। आप थोड़ा ट्रस्ट करके देखिए, विश्वास करके देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटी से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से निश्चित मिल जाएगा, मेरा दावा है आपसे। और यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 143 बहुत महत्वपूर्ण है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो उसे आवश्यकता है कि कानून के किसी विषय पर, कानून के किसी विषय पर, देश को आवश्यकता है कानून के किसी विषय पर, तो उसके लिए वह राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सीजीआई होते हैं, उनसे अपना विचार विमर्श कर सकता है, उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो विधि के मामले में सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, वो सीजीआई वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं। राष्ट्रपति इतने समकक्ष नहीं होते, उनके पढ़े लिखे इतने वो नहीं होते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। इस बात का वर्णन आर्टिकल 143 में वर्णन किया गया है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी और ये परीक्षा में क्वेश्चन भी बनते हैं आपको तो परीक्षा पास करनी है। अच्छा, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में मित्र जो आर्टिकल 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अगर पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके लिए भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन ये पूछा जाता है मित्र, 1956 किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया था भारतीय, फिर द्वारा सुनिए, भारतीय संविधान के 7वें जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसमें यह बात निर्णय की गई थी कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वह 1 से अधिक या 2 या 3, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी, तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाएगी। किसके तहत मित्र, 155 के तहत उसकी नियुक्ति की जाएगी। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होगी। देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट आ गया, अनुच्छेद 161। 161 में यह कहा गया है राज्यपाल के बारे में, मित्र किसके बारे में, राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान की गई है कि दंडादेशों में क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करा सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं करा सकता। केवल यही अंतर है, बाद बाकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति समान है। राष्ट्रपति की ये शक्तियां थी क्षमादानी शक्ति, वो आर्टिकल 72 के तहत थी। किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत थी। लेकिन राज्यपाल की किसके तहत है, आर्टिकल 161 के तहत है। किसके तहत मित्र, आर्टिकल 161 के तहत है। उसके बाद 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। बस वही कंडीशन है जो राष्ट्रपति की थी सेंटर में, स्टेट में कौन होगी, उसकी राज्यपाल के लिए बात की गई है, वो 163 के तहत की गई है। अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषद का उत्सर्जन या सृजन। देखिए आपको यह बताना है, भारत में 28 राज्य है, 28 राज्यों में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। जैसे तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, इसके बिहार में है। इसके साथ साथ कितने राज्य हैं ऐसे जहां पर विधान परिषदों का वर्णन किया गया, विधान परिषद है। क्या है मित्र, विधान परिषद है। इन विधान परिषदों होंगी या नहीं होंगी, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत वर्णन किया गया है। 169 के तहत वर्णित हैं
किस राज्य में विधान परिषद होंगी या नहीं होंगी, इसका जो वर्णन है वह आर्टिकल 169 के तहत वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200 महत्वपूर्ण है मित्र, विधेयकों पर अनुमति देने की राज्यपाल की शक्ति। जो भी विधेयक राज्यपाल के पास आते हैं उन पर अब उसकी जो अनुमति होगी, राज्यपाल उस पर अनुमति देंगे, उस शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 200 में किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 213 विधानमंडलों के सत्र में न होने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए मित्र, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको जो राष्ट्रपति होता है, कौन होता है मित्र, राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद क्या मित्र, अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और वही शक्तियां राज्य में, जैसे आप उत्तर प्रदेश या बिहार या गुजरात, पश्चिम बंगाल कहीं के रहने वाले हैं आप, तो उन राज्यों में जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा राज्यपाल का, राज्यपाल जी जारी करेंगे, तो उसका वर्णन है वो आर्टिकल 213 के तहत वर्णन है। किसके, 213 के तहत है। जब राष्ट्रपति को 123 के तहत है। वही शब्द हैं, 213 कर दिया, 2 को उठाकर इधर कर दिया है, वो राज्यपाल तक पहुंच गया है। ठीक है, आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। अनुच्छेद 226 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों को रिट निकालने की शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल समझिए इस बात को, जिस तरीके से किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, जैसे आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है, छुआछूत का निषेध किया गया है, ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है, ऐसी कंडीशन में वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जो व्यक्ति पीड़ित है, अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, उसे अधिकार दिया हुआ, उसी वो आर्टिकल 32 के तहत है, अनुच्छेद 32 के तहत है। लेकिन जो उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है, इलाहाबाद में। कहां पर है उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में। वहां पर अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उत्तर प्रदेश का कोई निवासी डायरेक्ट कहां जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट जाने के बाद वो उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिट निकाल सकता है। इसका वर्णन कैसे है मित्र, आर्टिकल 226 के तहत है। किसके तहत, आर्टिकल 226 के तहत इसका वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 239A, उसके बाद दिया है अनुच्छेद 239A। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 239 में क्या किया गया, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। मतलब दिल्ली को क्या किया गया था, सबसे पहले दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, कौन सी मित्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, बोले तो एनसीआर घोषित किया गया है। अच्छा, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बताइए उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं और कितने जिले प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए। आपको दोनों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है कि राज्य सूची, हाँ, अनुच्छेद 249 कौन सा है, आर्टिकल 249 है। इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। जैसे मित्र ध्यान दीजिए, जो 7वीं अनुसूची है, आपको पता है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची कितनी है वर्तमान समय मित्र, 12 है। इसमें जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी मित्र, 7वीं अनुसूची है, इसमें 7वीं अनुसूची है मित्र, इसमें 3 प्रकार की विषय हैं। जैसे सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और इसमें लगभग वर्तमान समय में, पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 विषय। पूछा जा सकता है, याद रखिए, एडवांस पॉइंट आपको बता रहा हूं। वर्तमान समय कितने विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं। अगर पूछा जाए राज्य सूची, दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची में पहले इसमें 61 विषय थे। कितने, 61 विषय थे। वर्तमान समय में 66 विषय हैं। कितने मित्र, 66 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो बता सकते हैं कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। लेकिन तीसरी होती है समवर्ती सूची।
इसमें 47 विषय थे, वर्तमान समय में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। यह सूची पर सरकार बनाने मतलब कानून बनाने का अधिकार है समवर्ती सूची पर, वो केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। और यह सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है मित्र। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इनके विषयों के बारे में याद रखेंगे। संघ सूची में कितने विषय वर्तमान समय में? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये तीनों बातें आप लोग याद रखेंगे मित्र। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। मतलब हां, अगर राज्य सूची का कोई विषय है, कौन सा? राज्य सूची का कोई विषय, मतलब 66 विषय में से कोई एक विषय ऐसा है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को या संसद को यह लगता है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार को है, तो उसे पर वो कानून बना सकती है। इसका वर्णन जो किया गया है मित्र आर्टिकल 249 के तहत इसका वर्णन किया गया है। उसका अनुच्छेद 262 है मित्र। अनुच्छेद 262 में यह दिया गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कर कि जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक हैं, इनके मध्य जो कृष्णा और जो कावेरी नदी है, उनके जल संबंधी विवाद उत्पन्न होता ही रहता है। इस बात का इन सब विवादों का निपटारा करने के लिए आर्टिकल कौन सा है मित्र? 262 है। कौन सा? 262 का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है आर्टिकल 263 के तहत बताया गया। इंपोर्टेंट है मित्र, ये आपका महत्वपूर्ण है। 263 इसके अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में इसमें यह बताया गया है मित्र कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध होंगे वो मधुर बने रहें, इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का व्यवस्था की गई है। और इसकी व्यवस्था किसमें की है? 263 के तहत की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 263 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 280 बहुत महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया है। किसका मित्र? जो फाइनेंशियल आयोग है उसके गठन का वर्णन किया गया। वित्त आयोग का ये वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग है। कौन सा मित्र? 15वां वित्त आयोग है। वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? तो एन.के. सिंह है मित्र। कौन के? एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। ये दोनों बात याद रखेंगे। वर्तमान समय में 15 वित्त आयोग चल रहा है मित्र। कौन सा? 15 वित्त आयोग चल रहा है। इसके जो अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह है। वित्त आयोग का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत इसका वर्णन किया गया है। ये बातें मैं लगता है समझ में आ चुकी होंगी। आगे चले मित्र, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अनुरोध मेरा आपसे आशा यही है कि सेशन को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सेशन पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और पूछा गया असंख्य बार परीक्षा में। आप प्रीवियस ईयर के परीक्षा पेपर उठा के देख लीजिए तो वहां पर यह क्वेश्चन असंख्य बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 300/A है मित्र। आर्टिकल 300/A संपत्ति का अधिकार। कौन सा मित्र? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब यह है, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मूल संविधान था अपना मूल संविधान था, जब लिखा गया संविधान, उस समय 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। कितने? 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें जो 7वां मौलिक अधिकार था जो हटा दिया गया वो आपका यही था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटाया कब गया था वो आपको बताता हूं। इसके लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, इसे हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया मित्र? कानूनी अधिकार बना दिया। अब ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है मित्र। पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है, आप लोग याद रखिएगा। और इसे कहां से निकाला था? मूलाधिकार से निकाला था मित्र। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 311 है, संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजन। मतलब जितने भी
सिविल सर्विस से होंगे, अधिकारी होंगे, जैसे आईएएस, पीसी, आईपीएस, जो भी अधिकारी होंगे जो राज्य में अधीन होंगे, उन्हें पद से हटाना या उनका तबादला करना या पदोन्नति करना या पदोन्नयन करना, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है तो बता सकते हैं एक 311 में किया गया। किसमें किया गया? 311 में किया गया है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 मित्र किसका वर्णन है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवा मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये कौन सी सेवाएं? मतलब अखिल भारतीय सेवाएं। क्या सेवाएं? अखिल भारतीय सेवाएं। इनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 312 में किया गया है। किसमें? 312 में किया गया है। और अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसे आपने संघ का देखा होगा, जो आईएएस की परीक्षा कराता है वो लोक सेवा आयोग कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। इसका वर्णन किसमें? 315 में है। इसी तरीके से राज्य में, राज्य का अपना एक आयोग होता है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 315 में इसका वर्णन किया गया है। आशा करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि आर्टिकल 324 बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है मित्र। आर्टिकल 324 है मित्र, इसमें एक बात आपको मुख्य बता दूं, इसमें केवल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। इसमें इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। किसका? इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 324 में। इसमें कहा गया है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। तो इसमें जितने भी इलेक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के, इन सब के चुनाव होते हैं, वो भारत का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, उनको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे तुम्हारे यहाँ प्रधानी के चुनाव हुए होंगे कुछ समय पहले या होने वाले होंगे, उनके चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। लेकिन इस समय कुछ समय बाद जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 18वीं लोकसभा के, वो मोस्टली उसका चुनाव कौन कराएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। आपको ये बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का इस वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग, वो इलेक्शन कमीशन कौन है, निर्वाचन आयोग कौन है, आपको ये बताना है। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। किसकी मित्र? रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। जो लोकसभा होती है, इसमें टोटल इस समय 550 सीटों पर चुनाव होगा इस बार। तो इसमें जो एससी और एसटी के लिए कितने पद होंगे, कितने रिक्त स्थान होंगे, उनके जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है वो 330 के तहत की गई है। अच्छा, 338 बहुत महत्वपूर्ण है। 338 में जो अनुसूचित जाति, जिसको एसटी बोलते हैं, आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसमें किया गया है? आर्टिकल 338 में किया गया है। आर्टिकल 338 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी आयोग का वर्णन किया गया। इसी तरीके से अगर इसमें 338 में ए जोड़ देंगे, जैसे ये ए जुड़ा हुआ है 338, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का वर्णन किया गया है। किसका मतलब? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 338/ए में, और 338 में किसका है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। मतलब आपको सीधी बात बताएं, अनुच्छेद 338 में आपका एससी आयोग का वर्णन है, 338/ए में तो बता सकते हैं एसटी आयोग का वर्णन है, अनुच्छेद 340 में ओबीसी आयोग का वर्णन है। किसका? ओबीसी आयोग का वर्णन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350 पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो भी आप एजुकेशन देंगे
वो मोस्टली किस भाषा में देंगे, वहां की जो लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज होगी, मातृभाषा होगी, उसी में दी जाएगी। इसका वर्णन किसमें किया गया, 350 में किया गया है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। किसका मित्र, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। भारत में अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। इसमें 2 बार मैं आपको बताता हूं, तीसरी बार कब लगा था वो आप बताएंगे। एक लगा था 1962 में, दूसरा 1965 में, तीसरा कब लगा था ये आप बताएंगे। ये मैंने आप पे छोड़ दिया, आप बताएंगे। इंडिया में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में किया गया है। अच्छा, एक बात और मित्र आपको बताता चलूं मैं कि जो आपातकालीन वर्णन है, आपातकालीन स्थिति का जो वर्णन किया गया है वो मोस्टली जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन है वो कहां से लिया गया मित्र, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, अपनी भाषा में नोट कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया है। कहां पर मित्र, जर्मनी के संविधान से। कहां से लिया है, जर्मनी के संविधान से लिया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो बता सकते हैं आर्टिकल 352 में। 3 बार अब तक लगा हुआ है जो मैंने बता चुका हूं। दूसरा दिया हुआ है आर्टिकल 356, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी कारणवश राज्यों में जो सरकार होती है वो ठीक से नहीं चल पाती है, संविधान के अनुसार नहीं चल पाती है, जो इंडिया जो राज्य होते हैं उसमें संवैधानिक तरीके से वो विफल हो जाती है, तो ऐसी दिशा में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। कौन देता है, राज्यपाल। तो इसका वर्णन किसमें, आर्टिकल 356 में। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सबसे पहले, और सर्वाधिक बार किसमें हुआ है, सबसे पहले पंजाब है। चलो मैंने बता दिया। और सर्वाधिक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा है 360, अनुच्छेद 360 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। किसका मित्र, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया अनुच्छेद 360 में। किसका, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया अनुच्छेद 360 में। और वित्तीय आपातकाल है मित्र, ये अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से मित्र, अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर पूछा जाए कि भारत में वित्तीय आपातकाल का जो प्रबंध है जिसका वर्णन आर्टिकल 360 के तहत है, ये किस देश के संविधान से लिया है, तो बता सकते हैं अमेरिका के संविधान से। कहां से मित्र, अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं की गई मित्र। और अपना एक मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है जिसे श्रीलंका कहते हैं, उसमें वित्तीय आपातकाल लग चुका है। इस बात को भी याद रखेंगे आप। आगे देखिए मित्र, आगे दिया हुआ है आगे दिया हुआ मित्र कि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया है। यदि संविधान में संशोधन करना है, किसी प्रकार का नया कानून बनाना है या संशोधन करना है, तो इसके लिए आर्टिकल 368 को देखना पड़ेगा। अर्थात संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, वो हमारे संविधान जो विधाता थे, संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने यह प्रक्रिया कहां से ली है, तो बता सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से मित्र, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिए मित्र, तो बता सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए आर्टिकल 109। 109 में बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 109 नहीं, 108 है, आर्टिकल 108 है। ये कितना है, आर्टिकल 108 है। आर्टिकल 108 भी आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 110 भी याद रखना है। आर्टिकल 112 भी याद रखना है। आर्टिकल 118 भी याद रखना है। ये चारों आर्टिकल आपको याद रखना है मित्र।
कौन कौन से? 108, 110, 112 और 118। ये चारों आर्टिकल आपको याद रखने, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, यदि किसी भी कंडीशन में संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति, संसद के 3 सत्र होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर कैसी कंडीशन में जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति को, तो संसद के दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आहूत कर सकता है, बुला सकता है। क्या कर सकता है? बुला सकता है आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा, राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जी नहीं करेंगे, बुला सकते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। तो संयुक्त अधिवेशन का जो वर्णन किया गया है मित्र, वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। किसके तहत? 108 के तहत किया गया मित्र। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा वो थ्योरी रूप में पढ़ा, आर्टिकल जितने भी थे वो थ्योरी रूप में पढ़े। अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने कितना अध्ययन किया और कितना समझा, अब हम तुम्हारी नॉलेज चेक करते हैं, कितना आपने अध्ययन किया। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किया गया है? बताइए, ऑप्शन 14 है, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। तो इसका राइट आंसर मित्र कौन सा है? आर्टिकल बी सही है। इसका कौन सा सही है? बी सही है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तित कराने के लिए रिट जारी कर सकता है? क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 है। कौन सा मित्र? आर्टिकल 32 है। बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आगे बताइए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? किस आर्टिकल के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? मैंने आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी, और ये आर्टिकल 19 के तहत है। किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत है। इसका कौन सा राइट आंसर है? बी सही है इसका। आगे चलें, आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका भी लिए बताया था मैंने कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ था मित्र। कब हुआ था? वर्ष 2002 में। इसमें क्या किया गया था कि आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया था। किसमें? आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर कौन सा है? ए सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? तो आर्टिकल 21 है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यही आपका बिल्कुल सही है मित्र, आर्टिकल 21 डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप खुद चेक करते जाइए आप कितने क्वेश्चन सही हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्पष्टता का अंत, मतलब इसे छुआछूत कहते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? तो आर्टिकल 17 इसके लिए जिंदाबाद है। कितना? आर्टिकल 17 इसके लिए जिंदाबाद है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों का संगठन हेतु निर्देश देता है? तो इसके लिए आर्टिकल 40 मौजूद है संविधान में। कौन सा? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में इसका ग्राम पंचायतों का, किसका मित्र? राज्य में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 40 में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे मित्र। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत, ये तो हो ही गया मित्र। आगे देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेखन किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। किसका मित्र? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है, वो किसके तहत? आर्टिकल 72 के तहत। अच्छा, राज्यपाल को किसके तहत किया गया है? जरा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो आपको बता चुका हूं मैं। आगे देखिए मित्र, आगे दिया हुआ है कि समान नागरिक संहिता, कौन सा मित्र? समान नागरिक संहिता। एक सेकंड, हाँ अब बताइएगा, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, के तहत वर्णित है? इस पॉइंट को याद रखेंगे। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 के तहत वर्णित है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी तरफ? सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेखन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 61 के तहत किया गया। किसके तहत मित्र? आर्टिकल 61 के तहत किया गया। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा मित्र, आगे दिया हुआ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण की बात किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो आर्टिकल 50 के तहत की गई है। किसके तहत? आर्टिकल 50 के तहत की गई है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इट इज राइट आंसर। आप खुद चेक करते रहिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप खुद आकलन करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है?
किसकी मित्र? मंत्रि परिषद की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 75 इसके लिए जिंदाबाद है। कौन सा? अनुच्छेद 75 इसके लिए जिंदाबाद है। आशा करता हूं ये सेशन आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। सेशन चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको सेशन आपको मिलते रहें। आगे दिया हुआ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो मैंने आपको इसके लिए बताया था आर्टिकल 339 का ए है मित्र। ये ए, ये वाला ए नहीं है, डबल ए नहीं है, सिंगल ए है मित्र। ठीक है, आर्टिकल 239 का ए है मित्र। इसमें राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, मतलब एनसीआर। आगे देखिए मित्र, संसद के सत्र न होने पर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बता चुका हूं, आर्टिकल 123 के तहत। बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी इट इज राइट आंसर। आगे चलिएगा, आगे दिया हुआ है संसद के सत्र न होने पर, द्वारा क्वेश्चन आ गया ये, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में उल्लेखन है? मतलब क्वेश्चन आपका यह दिया हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 330 इसके लिए बना हुआ है, अनुच्छेद 330। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 143 है मित्र। कौन सा? 143। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए मित्र, ये हो गया। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात की गई है? कौन सा मित्र? इसे एससी आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एससी आयोग। तो इसके लिए आर्टिकल 338 है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कौन सा मित्र? सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे दिया हुआ है कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, धन विधेयक को परिभाषित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 110 है। कौन सा मित्र? 110 है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। कौन सा मित्र? ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आशा करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी ये, क्योंकि मैं पहले थ्योरी करा चुका हूं। संपत्ति के अधिकार का उल्लेखन किस आर्टिकल के तहत है? तो बता चुका हूं, आर्टिकल 300 ए के तहत है। कौन सा? 300 ए के तहत है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए मित्र, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब बोले तो एसटी आयोग। कौन सा मित्र? एसटी आयोग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एसटी आयोग। एसटी आयोग, इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। किसमें? कौन सा वाला है? डी सही है इसका। कौन सा मित्र? डी सही है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे मित्र, जिस तरीके से मुझे याद है उसी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन है? किसका मित्र? वित्त आयोग का वर्णन है। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। और ये समय मित्र 15वां, कौन सा मित्र? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। एन के सिंह है मित्र। एन के सिंह इस समय इसके अध्यक्ष है मित्र। बिल्कुल नहीं भूलेंगे मित्र। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल कौन सा? 352। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और यह व्यवस्था कहां से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। कहां से मित्र? जर्मनी के संविधान से ली गई है व्यवस्था। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ किस अनुच्छेद में अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 263। कौन सा मित्र? आर्टिकल 263 में अंतर राज्य परिषद का व्यवस्था की गई है, ताकि केंद्र और राज्यों में संबंध अच्छे बने रहे। आगे देखिए किस, ये तो हो गया। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो आज की बात बता ले जाएंगे, अनुच्छेद 356 के तहत। कौन सा? अनुच्छेद 356 के साथ। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है संवैधानिक किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेखन किया गया है? तो अनुच्छेद 249। कौन सा मित्र? अनुच्छेद 249 है इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, वित्तीय
वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है मित्र। जो वित्तीय आपातकाल है अब तक भारत में नहीं लगा है, लेकिन अपना पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, उसमें वित्तीय आपातकाल लग चुका है। इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 260 के तहत किया गया है। सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यह व्यवस्था है यूएसए के संविधान से ली है। कहां से? यूएसए के संविधान से ली गई है। आगे देखिए मित्र, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका वर्णन, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया। कितना? 108 के तहत किया। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कौन सा मित्र? डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, खत्म हो गया मित्र। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मैं जानता हूं तो आप लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो मुझे विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। नए सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।